नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह मंगलवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान उत्तर प्रदेश में बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी सहित कई नेता मौजूद रहे। बीजेपी में शामिल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी में बहुत लगन से काम किया, लेकिन कांग्रेस अब पहले वाली पार्टी नहीं रही और ना ही उसकी सोच पहले जैसी रही है। आरपीएन सिंह उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के इलाके से आते हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी उन्हें पडरौना से चुनाव मैदान में उतार सकती है और उनके कुछ समर्थकों को भी टिकट दे सकती है। आरपीएन सिंह द्वारा आज बीजेपी का दामन थामने के बाद कांग्रेस ने उन पर परोक्ष रूप से हमला बोला। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि कांग्रेस जो लड़ाई लड़ रही है वो केवल बहादुरी से लड़ी जा सकती है, कायर लोग इसे नहीं लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पूरे देश में लड़ रही है, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में ये सरकारी संसाधनों, उसकी एजेंसियों के खिलाफ लड़ाई है। ये विचारधारा सच्चाई की लड़ाई है और एक मजबूत लड़ाई लड़ने के लिए आपको साहस और बहुत समर्पण से लड़ना होगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई कायरों के लिए है। बीजेपी में शामिल होने वाले आरपीएन सिंह झारखंड में कांग्रेस के प्रभारी थे। उनके बीजेपी में शामिल होने के बाद झारखंड में कांग्रेस के एक विधायक अंबा प्रसाद ने ट्वीट कर आरपीएन सिंह पर आरोप लगाया है कि वो 1 साल से अधिक समय से बीजेपी के साथ मिलकर सरकार गिराने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने लिखा है कि उनके बीजेपी में जाने से झारखंड का हर सच्चा कांग्रेसी खुश है। आरपीएन सिंह के बीजेपी में जाने के दौरान ही टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने बिना नाम लिए हमला बोला। महुआ ने ट्वीट कर कहा कि हैवी वेट या डेड वेट, जिन लोगों ने 1 दशक से अधिक समय में 1 सीट नहीं जीती है, वो चुनाव के पहले बीजेपी में जा रहे हैं। राजनीतिक दलों की ओर से मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए चुनाव से पहले बांटे जाने वाले मुफ्त उपहारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को टिप्पणी की। शीर्ष अदालत ने कहा यह गंभीर मुद्दा है और इसका बजट नियमित बजट से ज्यादा हो रहा है। अदालत ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भेजा और उनसे 4 हफ्ते के भीतर इस मामले में अपना जवाब देने के लिए कहा। सीजेआई जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच ने इस मामले में बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर की गई याचिका पर सुनवाई की। याचिका में कहा गया है कि राजनीतिक दलों के द्वारा जनता के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है और राज्य कर्ज के बोझ तले दब रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को 6000 से अधिक एनजीओ को राहत देने से इनकार कर दिया। इन एनजीओ के एफसीआरए लाइसेंस को रिन्यू करने से केंद्र सरकार ने इनकार कर दिया था और इसी को अदालत में चुनौती दी गई थी। इस मामले में अमेरिका की एनजीओ ग्लोबल पीस इनिशिएटिव ने अदालत में याचिका दायर की थी और कहा था कि एफसीआरए लाइसेंस को रद्द करने से कोरोना महामारी के दौरान चलाए जा रहे राहत कार्यक्रमों पर खराब असर पड़ेगा। इस संस्था ने कहा था कि कोरोना महामारी की तीसरी लहर के दौरान कई एनजीओ बेसहारा और गरीब भारतीयों के सेवा कर रहे हैं। जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सीटी रवि कुमार की बेंच ने केंद्र सरकार के उस तर्क पर गौर किया जिसमें सरकार की ओर से कहा गया था कि 11,594 ऐसे एनजीओ जिन्होंने डेडलाइन खत्म होने से पहले लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए आवेदन दिया था, उन्हें पहले ही विस्तार दिया जा चुका है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए भाला फेंक स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा मेडल देने की घोषणा की गई है। 4 राजपूताना राइफल्स में सूबेदार नीरज चोपड़ा ने पिछले साल हुए टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीता था। आईएएस कैडर नियमों में प्रस्तावित बदलाव का तेलंगाना ने भी विरोध किया है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि ये एक खतरनाक कदम है। उन्होंने कहा है कि आईएएस नियमों में एक तरफा बदलाव लाने की कोशिश संवैधानिक ढांचे और संघवाद के खिलाफ है। राव ने केंद्र से आईएएस कैडर नियमों में प्रस्तावित संशोधनों को हटाने का आग्रह किया। इससे पहले केरल, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, ओडिशा जैसे गैर बीजेपी शासित राज्यों ने भी केंद्र को पत्र लिखकर प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया और उसे वापस लेने की मांग की। राज्य इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये बदलाव आईएएस अधिकारियों की पोस्टिंग पर फैसले लेने के लिए केंद्र को व्यापक अधिकार देते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले नाथूराम गोडसे पर बनी फिल्म को लेकर महाराष्ट्र में बवाल मचा हुआ है। वाई आई किल्ड गांधी यानी मैंने गांधी को क्यों मारा नाम की इस फिल्म में नाथूराम गोडसे की भूमिका एनसीपी सांसद और फिल्म अभिनेता अमोल कोल्हे ने निभाई है।
इस फिल्म को लेकर इसलिए बवाल मचा हुआ है क्योंकि एनसीपी नाथूराम गोडसे का विरोध करती आई है। ऐसे में उसके सांसद द्वारा फिल्म में गोडसे की भूमिका निभाना उसके गले की हड्डी बन गई। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के नेता जितेंद्र आव्हाड ने अपने सांसद अमोल कोल्हे द्वारा इस फिल्म में गोडसे का किरदार निभाने पर ऐतराज जताया है। हालांकि शरद पवार ने कोल्हे का बचाव करते हुए कहा कि कोल्हे ने उस समय इस फिल्म को साइन किया था जब वो एनसीपी में नहीं थे। वहीं महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले का कहना है कि अमोल कोल्हे को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के ऊपर बनी फिल्म पर अभिनय करने से इनकार करना चाहिए था। ऐसे में उन्होंने महात्मा गांधी के हत्यारे के ऊपर बनी फिल्म में अभिनय करके बापू का अपमान किया है। दिल्ली में कम होते कोरोना के मामलों को देखते हुए राज्य के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गणतंत्र दिवस से पहले एक कार्यक्रम में कहा कि दिल्ली में 100% लोगों को पहली डोज दी जा चुकी है और 82% लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है ये पूरे देश और दुनिया में एक रिकॉर्ड है। बूस्टर डोज भी बहुत तेजी से लग रही है। उन्होंने कहा कि हम जल्द ही कोरोना प्रतिबंधों को हटाएंगे क्योंकि जब कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो प्रतिबंध लगाने पड़ते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जारी तनाव के दौरान अमेरिका के नेतृत्व वाले सैन्य संगठन नाटो ने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए पूर्वी यूरोप में F-35, F-16 लड़ाकू विमानों, सैनिकों और युद्धपोतों को तैनात किया है। ये तैनाती रूस के नज़दीक स्थित अलग अलग देशों में की गई है। इसके अलावा अमेरिका ने युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार करीब 8,500 सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। ये सैनिक शॉर्ट नोटिस पर तैनाती के लिए तैयार हैं। बता दें, रूस ने यूक्रेन की सीमा पर करीब 1 लाख सैनिक तैनात कर दिए हैं, जिसके बाद रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने की आशंका लगातार जताई जा रही है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।